देखिए स्टूडेंट, आज हम एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, ऑब्व्यू। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिसेज। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्व्यू को हम परिभाषित करते हैं। ऑब्व्यू जो है इसकी हम परिभाषा लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए ऑब्व्यू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को ऑब्व्यू के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या किए, ऑब्व्यू को हम क्या किए, परिभाषित कर दिए हैं। ऑब्व्यू जो है उसका हम परिभाषा लिखे हैं। तो क्या लिखे हैं, जो ऑब्व्यू एक आयताकार क्रम विन्यास है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो ऑब्व्यू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। बात समझ में आ गई? ऑब्व्यू क्या है, ऑब्व्यू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को ऑब्व्यू के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। बात समझ आ गया? ऑब्व्यू को अगर हमें परिभाषित करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्व्यू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। ऑब्व्यू क्या है, ऑब्व्यू संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। ठीक है, अब देखिए इसको हम आगे लिखते हैं। इसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। ठीक है, ऑब्व्यू जो होगा, ऑब्व्यू को हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करेंगे। ऑब्व्यू को हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करेंगे। देखिए अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। अभी तो हम परिभाषा देखे थे, वो क्या है, ऑब्व्यू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को ऑब्व्यू के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। ठीक है, इसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। ऑब्व्यू जो होगा, ऑब्व्यू को हम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करेंगे। बात समझ आ गया? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देके हम समझाते हैं। जैसे कि मान चलिए फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू, यानी ऑब्व्यू जो होगा उसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर हम ले लिए ए बराबर, ऑब्व्यू को हम इस जो मान लीजिए कैपिटल ब्रैकेट की तरह जो है इस बॉक्स के अंदर हम प्रविष्टियां या फिर अवयव जो है इसी के अंदर हम इसको हम लिखेंगे। बात समझ आ गया? देखिए अब इसके अंदर हम लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 1, कुछ भी लेके चले, 4 3 2 1 6 8, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये यानी कि आप हम क्या लिखे थे, ऑब्व्यू जो होता है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित कर दिए, बड़े अक्षर से निरूपित कर दिए। ठीक है, अब ये सब जो अंदर में जो ये संख्या जो लिखा हुआ है, ये संख्या क्या होगा, ऑब्व्यू के अवयव। ये संख्या जो होंगे ये क्या कहलाएंगे, ऑब्व्यू के अवयव। ठीक है, ये संख्या जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑब्व्यू के अवयव। अब देखिए यानी कि
इसमें हम क्या करेंगे, ये जो आयताकार, ये क्या है, आयताकार क्रम विन्यास, ये क्या है, आयताकार क्रम विन्यास जिनमें संख्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लिखे थे आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं। हम एग्जांपल ले लिए, जब आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो भी संख्या लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, आव्यूह के अवयव। ये सब क्या है, आव्यूह के अवयव। यहाँ पे क्या होगा, संख्या भी हो सकता है और फलन भी हो सकता है। पास में आ गया, यहाँ पे संख्या भी हो सकता है या फिर फलन भी हो सकता है। अब इसी चीज को जो यहाँ पे देखिए दो चीज हमें दिख रहा है, दो चीज क्या है, यानी कि अगर हम इसको हम देखें तो ये क्या है, क्षैतिज रेखा, ये क्या है, क्षैतिज, और ये वाला क्या है, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ये जो क्षैतिज रेखा है और ये वाला क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा। यानी कि क्षैतिज रेखा, यानी कि इसको अगर हम देखें, ये क्या है, क्षैतिज रेखा, तो ये क्या कहलाता है, रो। रो को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति। पंक्ति यानी कि जो क्षैतिज रेखा होगा वो क्षैतिज रेखा क्या कहलाएगा, आव्यूह की पंक्ति। जो क्षैतिज रेखा होगा उसको क्या बोलेंगे, आव्यूह की पंक्ति। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी कि ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, इस ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या बोलेंगे, कॉलम। कॉलम या फिर इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्तंभ। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्तंभ। यानी कि जो क्षैतिज रेखा है उसको तो हम बोलेंगे पंक्ति, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हम क्या बोलेंगे, स्तंभ। यहां पर लिखते हैं स्तंभ। ठीक है, ये तो हो गया। जो आव्यूह में क्या होगा, जो क्षैतिज रेखा होगा उसको तो हम क्या बोलेंगे, पंक्ति, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्तंभ। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हो गया पंक्ति और ये हो गया स्तंभ। देखिए ये क्षैतिज पंक्ति है, ये जो है क्षैतिज रेखा है, तो क्षैतिज रेखा इसको क्या बोलेंगे, पंक्ति। यानी कि इसको जो है इसको हम क्या बोलेंगे, पहली पंक्ति, यानी कि R1। ये क्या है, पहली पंक्ति। वैसे ये क्या हो जाएगा, दूसरी पंक्ति, इसको हम क्या बोलेंगे, R2। ये क्या होगा, तीसरी पंक्ति, इसको हम क्या बोलेंगे, R3। बात समझ में आ गया। ये हो गया पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। यानी पहली पंक्ति को हम लिख दिए R1, दूसरी पंक्ति को R2 और तीसरी पंक्ति को R3। वैसे ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हम क्या बोलेंगे, स्तंभ। स्तंभ, स्तंभ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम, और हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभ। ये जो स्तंभ है इसको हम क्या बोलेंगे, C1। इस वाले स्तंभ को हम क्या बोलेंगे, C1। यानी कि पहला स्तंभ, ये क्या हो जाएगा, दूसरा स्तंभ, और ये क्या हो जाएगा, तीसरा स्तंभ। बात समझ आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। तीसरा स्तंभ, स्तंभ को हम क्या बोलते हैं, कॉलम, यानी कि C1 पहला स्तंभ यानी C1, दूसरा स्तंभ तो C2, तीसरा स्तंभ C3। बात समझ आ गया। तो इस दोनों चीज को हमें याद रखना है। जो क्षैतिज वाला रेखा होगा, यानी ये क्षैतिज है, तो क्षैतिज वाले को हम क्या बोलेंगे, पंक्ति, और उसको डिनोट करेंगे R1, R2, R3 जो भी होगा। पहली पंक्ति है तो R1, दूसरी है तो R2, तीसरी है तो R3। वैसे अगर ऊर्ध्वाधर पंक्ति है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर, इसको हम क्या बोलेंगे, स्तंभ, इसको क्या बोलेंगे, स्तंभ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉलम। तो कॉलम को लिखेंगे, यानी पहला स्तंभ है C1, दूसरा स्तंभ है C2, तीसरा स्तंभ है C3। बात समझ आ गया। यानी कि ये तो हम समझ लिए, जो आव्यूह में क्या होगा, यानी कि एक पंक्ति होगा और क्या होगा, स्तंभ होगा। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ हम देख लिए। अब आगे जो है हमें पंक्ति और स्तंभ तो समझ में आ गया। तो जो क्षैतिज वाला रेखा होगा उसको हम बोलेंगे पंक्ति, और जो ऊर्ध्वाधर वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्तंभ। ठीक है, अब इसमें इसके अंदर जो भी संख्या लिखे हुए हैं, जैसे पूछेगा 3 क्या है, 3 क्या चीज है, अवयव। इस आव्यूह का क्या है, अवयव है। 3 जो होगा क्या होगा, अवयव। कि जो भी कुछ इसके अंदर लिखा रहेगा, वो जितने भी प्रविष्टियां होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उस संख्या जो होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, अवयव। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक हम देखते हैं। ये सबको समझ में आ गया होगा। जो आव्यूह हम किसको बोलेंगे, आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। बात समझ आ गया। आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से
निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे निरूपित हम कर दिए कैपिटल ए से। जो क्षैतिज वाला पंक्ति होगा उस क्षैतिज वाले पंक्ति को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रो, यानी कि ये जो क्षैतिज लाइन जो था क्षैतिज लाइन, इसको हम बोल दिए रो, यानी कि R1। ये हो गया क्षैतिज रो, क्षैतिज वाला पंक्ति, इसको हम क्या बोल दिया R2। ये तीसरा हो गया तो R3। वैसे एक ऊर्ध्वाधर है, इसको हम क्या बोल दिया स्तंभ। ये भी ऊर्ध्वाधर है, इसको भी क्या बोल दिया स्तंभ, यानी कि पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। बात समझ में आ गया। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो सबको आव्यूह का परिभाषा सबको समझ में आ गया होगा। पंक्ति किसको बोलेंगे, स्तंभ किसको बोलेंगे, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला जो है क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं आव्यूह की पंक्तियां और ऊर्ध्व रेखाएं आव्यूह के स्तंभ कहलाते हैं। ये चीज हम आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिए। जो क्षैतिज वाला जो रेखा होगा उसको क्या बोलेंगे पंक्ति, यानी आव्यूह की पंक्ति, और पंक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं रो, उसको डिनोट करते हैं R से, कैपिटल R। और ऊर्ध्व रेखा को हम क्या बोलेंगे स्तंभ, स्तंभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कॉलम, उसको डिनोट करेंगे C से। इस लाइन को हम लिख दिए। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक आपका है आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए तो कोटि जो है हम सिंपल सा आसानी से हम आपको समझा रहे हैं। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछता है आव्यूह की कोटि। ठीक है, कोटि को इतना आसान तरीका से हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको हम डिफाइन करेंगे बाद में, या फिर पहले देख लेते हैं हम। देखिए जैसे हमें पूछेगा जो आव्यूह की कोटि क्या होगी, हमें याद रखना आव्यूह की जो कोटि होती है वो क्या होती है m गुना n। इसको गुना हम बोलते हैं लेकिन इसको क्या रीड करेंगे m/n, m/n। आव्यूह की कोटि क्या है m/n। अब यहाँ पे m क्या है और n क्या है, तो जो m है m को हम लिखेंगे कुल पंक्तियों की संख्या। m जो है m क्या है कुल पंक्तियों की संख्या। अब यहाँ पे n जो है n क्या है कुल स्तंभों की संख्या। बस में आ गया। यानी कि आव्यूह की कोटि अगर हमें पूछेगा, जो आव्यूह की कोटि को हमें डिफाइन करना था, आव्यूह की कोटि क्या होगी डायरेक्ट हमें याद रखना है। आव्यूह की कोटि क्या होती है m/n। आव्यूह की कोटि क्या होगी m/n, और m क्या है कुल पंक्तियों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ रो। कुल जो आव्यूह दिया रहेगा उसमें हम काउंट कर लेंगे जो कुल कितने रो हैं। और फिर ये क्या है n का मतलब क्या है कुल स्तंभों की संख्या। तो हम देख लेंगे कोटि जब भी लिखना होगा हम डायरेक्ट हमें जैसे ही कोटि पूछेगा हमारे ध्यान में आ जाना चाहिए कोटि क्या होगा m/n, और m क्या होगा कुल पंक्तियों की संख्या, और n क्या होगा कुल स्तंभों की संख्या। बात समझ आ गया। आव्यूह की कोटि क्या होगी m/n, और m का मतलब कुल पंक्तियों की संख्या, और n का मतलब क्या हो जाएगा कुल स्तंभों की संख्या। बात समझ आ गया। सीधा सा हमें इसी को याद रखना है। ठीक है, अगर हम डिफाइन करना होगा इसको हम डिफाइन करते हैं। जो m पंक्तियों तथा
n स्तंभों वाले m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी आव्यूह को m/n कोटि का आव्यूह अथवा केवल m/n आव्यूह कहते हैं। देखिए यहां पर हम डिफाइन कर दिए आव्यूह की कोटि क्या होगा, m/n। m का मतलब कुल पंक्तियों की संख्या और n का मतलब कुल स्तंभों की संख्या। यहाँ पे हम फिर उसी चीज को हम डिटेल में लिख दिए हैं, m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी आव्यूह को m/n कोटि का आव्यूह अथवा केवल m/n आव्यूह कहते हैं। बात समझ आ गया। एग्जाम्पल, हम कोटि का एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे कि एक आव्यूह दे रखा है b बराबर ये दे रखा है, तो इस आव्यूह की हमें कोटि लिखनी है। इस आव्यूह की कोटि क्या है, इस आव्यूह की कोटि क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसमें काउंट करेंगे जो टोटल रो कितना है और टोटल कॉलम कितना है, यानी कि कुल पंक्तियों की संख्या और कुल स्तंभों की संख्या। और पंक्ति किसको बोले थे, जो क्षैतिज वाली रेखाएं थे उसको हम क्या बोलेंगे, पंक्ति, और ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या बोलेंगे, स्तंभ। हम इसमें देखते हैं पंक्ति कितनी है, यानी कि इसकी कोटि लिखनी है। कोटि हम पहले लिख देते हैं, जो कोटि क्या होता है, m/n। जैसे कोटि पूछेगा हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, कोटि क्या होगा, m/n। और m का मतलब कुल पंक्तियों की संख्या। इसमें कुल कितनी पंक्ति है, देखिए पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, यानी 3 पंक्ति है, यानी इसकी जगह पे क्या जाएगा, 3। कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 3। अब n क्या होता है, कुल स्तंभों की संख्या। कुल स्तंभ क्या होगा, ऊर्ध्वाधर रेखा है, पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ। कितना स्तंभ है, 2, यानी कि 3/2। बात समझ आ गया। कोटि क्या होगा, यानी कितनी पंक्ति है वो पंक्ति को गिन लेंगे, और कितना स्तंभ है उस स्तंभ को गिन लेंगे। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, a इक्वल टू अब देखिए इसकी हमें कोटि लिखनी है, यानी ये जो आव्यूह रेखा है इसका आव्यूह का कोटि क्या होगा, हम सबसे पहले लिख देंगे इसका कोटि क्या होगा, m/n। अब m का मतलब क्या होगा, कुल पंक्तियों की संख्या। इसमें कुल कितनी पंक्ति है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, यानी कि कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3। कुल स्तंभों की संख्या, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, यानी पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, 3। इस आव्यूह की कोटि क्या हो गया, 3/3। इस आव्यूह की कोटि क्या हो गया, 3/2। बात समझ आ गया। यानी कि इस आव्यूह की कोटि क्या हो गई, 3/2। इस आव्यूह की कोटि क्या हो गई, 3/3। तो जब हमें आव्यूह की कोटि लिखना होगा हम क्या करेंगे, जो उस आव्यूह में हम काउंट कर लेंगे जो कुल कितनी पंक्ति है और कुल कितनी स्तंभ दे रखा है, दोनों को हम m/n के फॉर्म में लिख देंगे, तो वही उस आव्यूह की क्या होगी, कोटि होगी। ठीक है। अब पंक्ति क्या होती है, तो जो पंक्ति यानी कि जो क्षैतिज वाली रेखाएं थी, यानी कि क्षैतिज वाली रेखाएं कौन क्या बोलते हैं, पंक्ति, और ऊर्ध्वाधर रेखाएं कौन क्या बोलते हैं, स्तंभ। बात समझ आ गया। अब हम एक m/n कोटि के आव्यूह की हम रचना करते हैं, एक m/n कोटि के आव्यूह की हम रचना कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसे आव्यूह की रचना करेंगे जिसकी कोटि क्या होगी, m/n। यानी कि m/n का मतलब क्या हुआ, जो उस आव्यूह में कुल पंक्तियों की संख्या m होगी और कुल स्तंभों की संख्या n होगी। ठीक है, और ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आव्यूह को समझने के लिए। m/n का जो आव्यूह है उसे हमें समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देखिए उसको हम डिफाइन करते हैं। देखिए a बराबर हम क्या कर रहे हैं,
एक ऐसे आव्यूह की रचना कर रहे हैं जिसकी कोटि क्या है, m/n, ठीक है, m/n कोटि के आव्यूह की रचना। हम यहाँ पे हेडिंग बना देते हैं, m/n कोटि के आव्यूह की रचना, ठीक है, m/n कोटि के आव्यूह की रचना, यानी कि हम एक m/n कोटि के आव्यूह की रचना हम कर रहे हैं। तो देखिए हम डायरेक्ट हम आव्यूह बना दे रहे हैं, ठीक है, बाद में एक चीज हम समझाएंगे आपको। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं A11, ठीक है, नेक्स्ट वाले में लिख दिए A12, A13 डॉट डॉट A1J, फिर डॉट डॉट A1N। हम ऐसे अभी हम आपको समझा नहीं रहे हैं, हम अभी बना दे रहे हैं, फिर हम आपको समझाएंगे, ठीक है। देखिए अब जैसे कि हम यहाँ पे A11 का मतलब यानी कि A11, A12, A13 ये सब हम लिख दिए। यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, A21, यहाँ पे क्या आएगा, A22, A23 डॉट डॉट A2J, A2N, ठीक है। अगर नेक्स्ट वाले लाइन में A31, A32, A33, A3J, A3N, ऐसे चलते चलते आ गया AI1, AI2, AI3, AIJ, AIN, ठीक है, फिर डॉट डॉट AM1, AM2, AM3, AMJ, AMN, ठीक है। यानी कि हमें हेडिंग बना देते हैं m/n कोटि के आव्यूह की रचना, यानी कि एक हमें ऐसे आव्यूह की रचना करनी थी जिसका कोटि क्या था, m/n। ये स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हमें याद रखना है, ठीक है, और याद रखना बहुत ही सिंपल है। 11 से स्टार्ट हुआ है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे चलते जाएगा। 11 में 10 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 21। 11 10 क्या होगा, 21। तो फिर अगला होगा 21, 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे चलते जाएगा। 21 में 10 जोड़ेंगे 31, 31, 32, 33, 34, 35 चलते जाएगा। 31 में 10 जोड़ेंगे 41, 41 में 10 जोड़ेंगे 51, ऐसे करके आगे चेंज करते जाएंगे। अब देखिए ये चीज जो यहाँ पे A11 है, ये A11 हम कैसे लिखे, ये चीज हम देख रहे हैं। ये A11 हम कहाँ से अपने मन में कैसे हम सोचते हैं कि यहाँ पे A11 होगा, इसका हम डिफाइन करते हैं। देखिए ये जो A11 हम लिखे इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें कोई चीज लिखनी है। ये जो अवयव बना था इसकी ये फर्स्ट वाले परिविष्टि, जो फर्स्ट वाला जो अवयव है, इस अवयव को हमें लिखना है, ये अवयव क्या होगा, बात समझ आ रहा है। यानी कि यहाँ जो अवयव लिखना है वो अवयव कैसे लिखेंगे, हम उस अवयव का जो है नाम हम दे दिए थे, क्या दे दिए थे, ए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 1 क्यों आएगा, हम जो यहाँ पे लिखे थे पहले 1 1, वो 1 1 क्यों आएगा, हम देखते हैं जो ये अवयव कौन से पंक्ति में है। ये जो अवयव है वो कौन से पंक्ति में है, ये पंक्ति कौन सा है, पहली पंक्ति। ये जो पंक्ति है ये कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिए 1। बात समझ आ गया। ये अवयव जो है कौन से पंक्ति में है, पहली पंक्ति में, इसलिए यहाँ पे क्या आया 1। अब यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि फिर 1 कैसे आया, तो ये अवयव जो है ये कौन से स्तंभ में है, पहले स्तंभ में। ये क्या है, पहला स्तंभ, ये क्या है, दूसरा स्तंभ, ये क्या है, तीसरा स्तंभ। यानी कि ये जो अवयव है ये अवयव कौन से स्तंभ में है, पहले स्तंभ में, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 1। बात समझ आ गया, बात समझ आ गया। यानी कि 11 यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि ये जो अवयव था ये अवयव कहाँ पे उपस्थित है, पहली पंक्ति और पहली स्तंभ में। क्लियर है। वैसा फिर इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। ऐसे तो अभी हम देखे थे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था A32, यहाँ पे क्या लिखा होता है A32, लेकिन वो चीज कहां से आएगा उसको हम देखते हैं। हम देखेंगे ये अवयव कौन से पंक्ति में है, ये अवयव जो है कौन से पंक्ति में है। और पंक्ति क्या होता है, क्षैतिज रेखाएं, जो क्षैतिज रेखाएं होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, पंक्ति, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी उसको हम क्या बोलेंगे,
स्तंभ। तो ये अवयव कौन से पंक्ति में है? देखिए, पहली पंक्ति यानी कि ये क्या है? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, और ये क्या है? तीसरी पंक्ति। तो ये अवयव किसमें है? तीसरी पंक्ति में। यहां पे क्या आ गया? 3। ये कौन से स्तंभ में है? स्तंभ क्या होगा? ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ी रेखाएं। तो ये क्या हो जाएगा? पहला स्तंभ, और ये क्या हो जाएगा? दूसरा स्तंभ। इसलिए यहां पर क्या आ गया? 2। क्लियर है? अगला क्वेश्चन मंथली, इसी को देख लेते हैं। यहां पे क्या आएगा? तो ये जो अवयव है कौन से पंक्ति में है? पहली पंक्ति, इसलिए यहां पे क्या आएगा? 1। कौन से स्तंभ में है? पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। यहां पे क्या आ जाएगा? 3। बात समझ आ गया? यानी कि जो सबके स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है, स्टार्टिंग वाले किसको डिनोट कर रहा है? पंक्ति को, और जो लास्ट वाला है वो किसको डिनोट कर रहा है? स्तंभ को। ये 1 का मतलब क्या है? पहला स्तंभ। ये क्या है? पहला स्तंभ है, पहला स्तंभ। यानी पहला स्तंभ का मतलब ये क्या है? C1। ये क्या है? C2। ये क्या है? यानी कि यहां जो ये चल रहा था, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, ये क्या स्तंभ हो गया? C3। ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा। वैसे ये वाला क्या हो जाएगा? R1, पहला पंक्ति, पहला पंक्ति है ये R1। दूसरे पंक्ति का नाम क्या हो जाएगा? R2। तीसरे पंक्ति का नाम R3। ऐसे करके चलते चलते लास्ट में क्या हो जाएगा? Rn, यानी nवां पंक्ति और nवां स्तंभ। बात समझ आ गया? इसको हम याद ऐसे ही रखेंगे। 11 से स्टार्ट होगा, उसके बाद सीरियल हो जाएगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 चलते जाएगा। फिर 11 में 10 जोड़ेंगे, 21, 22, 23, 24, 25 सीरियल हो गया। 21 में 10 जोड़े 31, 31, 32, 33। अब ये तो हमें याद रखने के लिए हो गया। अगर किसी को हमें डिफाइन करके दिखाना होगा, कैसे हम डिफाइन करेंगे? अभी आपको बताए थे, जैसे कि मान लीजिए अगर हमें जो यहाँ पे अवयव लिखना है, यहाँ पे कौन सा अवयव होगा? ठीक है, यहाँ वाले अवयव का नाम क्या होगा? हम देखेंगे ये कौन से पंक्ति में है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, यहाँ पे लिख दिए 2, क्योंकि पहली पंक्ति को ही लिखेंगे। ये कौन से पंक्ति में है? दूसरी पंक्ति, 2 लिख दिए। अब ये चीज कौन से स्तंभ में है? पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ। यहाँ पे क्या आ गया? फिर से 2। बात क्लियर है? इसको हम क्या बोल दिए? m/n कोटि का अवयव। अब वो चीज क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, फिर यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिए, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करते करते क्या होगा? जेमा स्तंभ। जे लिख दिए लास्ट में, यानी कि ये वाला कौन सा स्तंभ है? जेमा स्तंभ। फिर डॉट डॉट करके हम चलते चलते लास्ट में मिल गया एनवा स्तंभ। फिर ये देखिए, पहला पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, डॉट 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 डॉट, ऐसे चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसे कर करके हम पहुंचे आईवी पंक्ति। फिर डॉट डॉट कर दिए, पहुंचे हम एम्मा पंक्ति पे। तो अब हम क्या करेंगे जी? इस अवयव की हम कोटि लिखेंगे। इसमें की कोटि क्या होगी? तो अवयव की कोटि अभी आपको हम समझाए थे। जो अवयव की कोटि क्या होती है? कुल पंक्तियों की संख्या बाय कुल स्तंभों की संख्या। इसमें लिखेंगे कुल कितनी पंक्ति है? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, आईवी पंक्ति, और ये एम पंक्ति। यानी कि कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है? m। कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है? m। m बाय अब कुल स्तंभों की संख्या, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ऐसे करके लास्ट वाला स्तंभ कौन सा है? nवां स्तंभ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? n। तो इस अवयव का जो कोटि है वो कोटि क्या हो गया? m/n। इस अवयव की कोटि हो गया m/n। ये हो गया m/n कोटि के अवयव की रचना। ठीक है, अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है छोटा करके हम लिखते हैं, उसको देखिए। इसी चीज को हम लिख सकते हैं, जो a बराबर aij m/n। ठीक है, जो m/n कोटि के अवयव की जो रचना करनी थी, ये हम रचना तो डिटेल में किए थे। अब इसको शॉर्ट करके, नहीं ये बहुत बड़ा दिख रहा था, इसको हम छोटा करके लिख दिए और लिख दिए a बराबर, क्योंकि अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते थे। a बराबर क्या हो गया? aij m/n। m/n क्यों आया? क्योंकि हमें m/n कोटि की अवयव बनानी थी, m/n। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? i। इस i का मतलब जो हो गया, i किसको प्रदर्शित करेगा? पंक्ति। i किसको प्रदर्शित करेगा? पंक्ति को। यानी कि कौन सी पंक्ति है? कौन सी पंक्ति है? अब ये जे जो है, जे किसको निरूपित करेगा? कौन सी
स्तंभ है। इस बात को भी याद रखेंगे। जैसे m जो था, m का मतलब क्या था, कुल पंक्तियों की संख्या, और n का मतलब क्या था, कुल स्तंभों की संख्या। वैसे यहाँ पे जो स्मॉल i है, इस स्मॉल i का मतलब क्या हुआ, जो कौन सी पंक्ति है, स्मॉल i का मतलब क्या हुआ, कौन सी पंक्ति, यानी कि कौन से पंक्ति में वो अवयव उपस्थित है। और j का मतलब क्या हुआ, कौन सी स्तंभ है, यानी कि j का मतलब क्या हुआ, कौन सी स्तंभ, किस स्तंभ में है। बात समझ आ गया। i का मतलब क्या हुआ, पंक्ति को निरूपित करेगा, और j किसको निरूपित करेगा, स्तंभ को। तो ये क्या हो गया, m/n कोटि के आव्यूह की रचना, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर उसी चीज को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। बात समझ आ गया। तो ये हो गया हमारे पास m/n कोटि के आव्यूह की रचना। देखिए अगला हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। ठीक है, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। यानी क्वेश्चन में लिखा है यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है, ठीक है, 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। तो अवयव तो हम आपको बताए थे, जो क्या होगा, आव्यूह के अंदर जो लिखा रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, अब उसी को हम क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। तो बोला है यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, एक आव्यूह मैंने रखा है, वैसा एक आव्यूह हम लेके चलते हैं, ये एक आव्यूह है, तो हमें देखना है इस आव्यूह की कोटि क्या है, इस आव्यूह की कोटि क्या है। हम देख लेंगे इस आव्यूह में, क्योंकि कोटि क्या होती है, m/n, m का मतलब कुल पंक्तियों की संख्या। इसमें कुल कितनी पंक्ति है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, 2 ही पंक्ति है, m की जगह पे क्या आ जाएगा 2। फिर n कुल स्तंभों की संख्या, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, इसमें कितना स्तंभ है, 3। अगर हमें देखना है जी इसमें कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या, इस आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या कितनी है, हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, कुल अवयवों की संख्या कितनी है 6। अगर या तो काउंट कर लेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, आव्यूह का कोटि हम पता करेंगे। कोटि क्या है, 2/3, इसी को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 6, और ये जो 6 है, ये 6 क्या होगा, कुल अवयवों की संख्या। बात समझ आ गया। तो कुल अवयवों की संख्या कैसे हम देखेंगे, यानी कि जो कोटि होगा उन्हीं को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या होगा, कुल अवयवों की संख्या। अभी जो क्वेश्चन में दे रखा है उसमें हमें कुल अवयवों की संख्या दे रखा है, पूछा है उसकी संभव कोटियां क्या होगी। यानी कि यदि किसी आव्यूह के 8 अवयव है, यानी कोई सा आव्यूह है उसमें अवयव जो है वो 8 अवयव है, तो इसकी संभव कोटि, यानी कि जो भी हो सकता है सब लिखना है, तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। ठीक है, तो संभव कोटियां जो होगी, देखो हमें दे रखा है कुल अवयव बराबर 8, कुल अवयव कितने दे रखा है 8, तो हमें इसकी संभव कोटियां लिखनी है। तो कोटि जो होगी, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि क्या होती है, m/n, m/n, आव्यूह की कोटि क्या होती है, m/n, यानी कि दो चीज का क्या है, मल्टीप्लाई है, यानी कि दो चीज का फैक्टर, यानी कि 8 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 2 टर्म में, 8 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 2 टर्म में, वही क्या हो जाएगा, आव्यूह की संभव कोटियां। इसलिए संभव कोटियां, देखिए संभव कोटियां क्या होगी, यानी कि ये किसकी तो कोटि हो सकती है, 8 है, 8 को हम क्या लिखेंगे, 8 गुना 1, 8 गुना 1, दूसरा हो सकता है 1 गुना
8, क्योंकि 8 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करके देखेंगे। 8 का फैक्टर क्या हो गया, 8 गुना 1, या फिर 1 गुना 8, 2 गुना 4, 4 गुना 2, ये सब क्या हो गया, इसकी संभव कोटि। अगर हमें कुल अवयवों की संख्या दी गई होगी क्वेश्चन में, कुल अवयवों की संख्या कितनी थी, 8, पूछा था संभव कोटियां क्या होगी, तो जो कुल अवयवों की संख्या है उसी का हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, उसी का हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। वो क्या होगा, अवयव की संभव कोटियां। जैसे ये 8 8/1, यानी इसका कोटि जो है, कोटि क्या है, 8/1, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुल 8 पंक्ति तथा कुल 8 पंक्ति तथा एक स्तंभ, यानी कि 8/1 का मतलब क्या हुआ, जो उस अवयव में पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 8, और स्तंभों की संख्या 1। इसका मतलब क्या होगा, कुल एक पंक्ति तथा 8 स्तंभ, यानी कि 1/8 का मतलब क्या हुआ, कुल एक ही पंक्ति है, यानी कि 1/8, यानी सबसे पहले क्या होता है, m, और m का मतलब क्या था, कुल पंक्तियों की संख्या, यानी कि इसमें कुल एक ही पंक्ति है, लेकिन कुल स्तंभ कितनी है, 8, कुल एक पंक्ति तथा 8 स्तंभ। इसमें देखिए, कुल 2 पंक्ति तथा 4 स्तंभ, इस अवधि में क्या होगा, 2 गो पंक्ति और 4 गो स्तंभ। अब इस बारे में देखिए, कुल 4 पंक्ति तथा 2 स्तंभ, इसमें क्या होगा, कुल 4 पंक्ति तथा 2 स्तंभ। बात समझ आ गया। जो सबसे स्टार्टिंग में लिखा रहेगा वो क्या होगा, पंक्ति, कुल पंक्तियों की संख्या, और बाद वाला क्या होगा, कुल स्तंभों की संख्या। इसको अभी हम डिफाइन करके आपको समझा दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होता है, यदि किसी अवयव में 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। तो 8 का हम क्या किए, फैक्टर कर दिए। फैक्टर क्या होगा, 8/1, 1/8, 2/4, 4/2। अब तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसकी संभव कोटियां क्या है, यही चारों संभव कोटियां हैं। बस में आ गया। दूसरा एग्जांपल, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी के देते हैं, यदि किसी अवयव में 13 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बस चेंज कर दिए, यानी कि अब अवयवों की संख्या कितनी है, 13, कुल अवयवों की संख्या 13 है। यदि किसी अवयव में 13 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी, यानी कि कुल अवयव कितने दे रखा है, 13। तो अवयव की कोटियां मिलती हैं, संभव कोटि, तो कोटि क्या होता है, m/n, दो चीज का मल्टीप्लाई। हम क्या करेंगे, 13 का गुणनखंड कर देते हैं, दो चीज में फैक्टर कर देते हैं। तो 13 को हम क्या लिखेंगे, 13/1, 1/13। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुल 13 पंक्ति तथा एक स्तंभ, और इसका मतलब क्या हुआ, एक पंक्ति तथा 13 स्तंभ। बात समझ आ गया। यानी कि 13/1 का मतलब क्या हुआ, कुल 13 पंक्ति तथा एक स्तंभ, और 1/13 का मतलब एक पंक्ति तथा 13 स्तंभ। तो संभव हमें कोटियां लिखनी थी, तो 13 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियां क्या हो गई, 13/1 या फिर 1/13। बात समझ आ गया। तो जब भी हमें कुल अवयवों की संख्या दे रखी होगी और उसके हमें संभव कोटियां लिखनी होगी, ऐसे करके हम संभव कोटि लिख लेंगे। अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल हम करते हैं। क्वेश्चन देखा है, अवयव a बराबर 2, 5, 19 -7, 35 -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17 के लिए ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी अवयव a बराबर इतना देखा है के लिए ज्ञात कीजिए। इसका पहला पार्ट, पहले पार्ट में बोला है अवयव की कोटि
दूसरे पार्ट में बोला है अवयवों की संख्या, और तीसरे पार्ट में बोला है अवयव A13, A21, A33, A24, A23, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए ये आव्यूह दे रखा है। सबसे पहला पार्ट आव्यूह की कोटि, तो कोटि क्या होगी m/n। आव्यूह की कोटि क्या होगी m/n। m का मतलब कुल पंक्तियों की संख्या, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो m के जगह पे क्या आ जाएगा 3। ठीक है, n का मतलब कुल स्तंभों की संख्या, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, कुल स्तंभों की संख्या 4, यानी क्या हो गया 3/4। बात समझ आ गया। इनकी आव्यूह की कोटि, कोटि क्या होगी m/n। m का मतलब कुल पंक्तियों की संख्या, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति 3, और n का मतलब कुल स्तंभों की संख्या, पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 3/4। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में है अवयवों की संख्या। जो कुल अवयवों की संख्या कितनी है गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी 12। या फिर हमेशा काउंट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे जो कोटि होगा उसी को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 12, 4 × 3 12, तो जो कोटि होगा उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा कुल अवयवों की संख्या आ जाएगी। बात समझ आ गया। अगला क्या है अवयव A13 का वैल्यू क्या होगा A13 बराबर, A13 का मान लिखना है। देखो इस 1 का मतलब क्या है, इस 1 का मतलब क्या हो गया, इस 1 का मतलब पहली पंक्ति, और इस 3 का मतलब तीसरी स्तंभ। ठीक है, 1 क्योंकि पहले सबसे स्टार्टिंग में होगा वो पंक्ति, और फिर बाद में क्या होगा स्तंभ। A13 यानी कि हम पहला पंक्ति में चलेंगे और तीसरे स्तंभ में। देखिए पहला पंक्ति हो गया, ये क्या है पहला पंक्ति, अब तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, यानी कि ये वाला जो अवयव होगा ये अवयव कहाँ पे है, देखिए पहला पंक्ति में है, और पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तीसरे स्तंभ में। या फिर जो हम m/n कोटि की रचना किए थे उसमें कहां से स्टार्ट हुआ था 11 से, 11 12 13, 11 12 और 13। बात समझ आ गया। ये क्या होगा A13, तो A13 का मान क्या हो गया 19। दूसरा A21, A21 का मान, इस 2 का मतलब क्या है दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ, ये हो जाएगा क्योंकि ये कहां पे है दूसरी पंक्ति में और पहले स्तंभ में। ये क्या हो गया 35। अब तीसरा देखिए A33, तीसरी पंक्ति तीसरी स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, ये हो गया तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ये हो गया तीसरा स्तंभ। कहां पे कटा यहीं पे कटा, यही हो जाएगा। या फिर देखिए 11 10 21, 21 10 31, 31 32 33, कितना हो गया -5। वैसे अगला A24, 24 का आप डायरेक्ट लिखते हैं 21 22 23 24। फिर अगला है A23, 23 वाले का भी लिखते हैं 21 22 23, 5/2। तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया आसानी से। हमें मेनली जो है इसमें पंक्ति स्तंभ को हमें अच्छे से समझना है, पंक्ति क्या होगी और स्तंभ क्या होगी। पंक्ति और स्तंभ के बारे में अगर हमें और इसकी कोटि कैसे हम डिफाइन करेंगे वो अच्छे से हमें पता होगा तो कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं एक
ऐसे 3/2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर i प्लस 2j द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है जी, एक ऐसे 3/2 अवयव की रचना कीजिए, एक ऐसे 3/2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर i प्लस 2j द्वारा प्रदत्त है। यानी कि क्वेश्चन में हमें 3/2 अवयव का रचना करना है। 3/2 का मतलब कुल पंक्तियों की संख्या 3 और कुल स्तंभों की संख्या 2। तो वो अभिष्ट अवयव हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो देखिए, a बराबर a11 a12, देखिए 3 पंक्ति और 2 स्तंभ, पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 2, यहीं पे छोड़ देंगे। 11 12, 11 में 10 जोड़ेंगे 21 22, 21 में 10 जोड़ेंगे 31, 31 के बाद 32। अब अगर ये जो अवयव है इसकी कोटि लिखनी है तो इसमें इसकी कोटि क्या हो गई, 1 2 3, 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ कितनी है 1 2, तो 3/2। हमें बोला था एक ऐसे 3x2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर इतना द्वारा प्रदत्त है। हम तो पहले अवयव की रचना कर लीजिए, अवयव कुछ ऐसा बनेगा। अब a11 a12 इन सब का मान हम निकालते हैं। ठीक है, देखिए चूंकि aij बराबर हमें क्या दे रखा है, i प्लस 2j, हमें यहाँ पे दे रखा है aij बराबर क्या है, i प्लस 2j। और हम आपको बताए थे i जो होता है उसका मतलब क्या होता है, पंक्ति, और j का मतलब क्या होता है, स्तंभ। i जो होता है उसका मतलब क्या होता है, पंक्ति को प्रदर्शित करता है, और j का मतलब स्तंभ, यानी कि कौन से पंक्ति में है और कौन से स्तंभ में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए a11 का मान चाहिए, a11, यहाँ पे aij है, हमें चाहिए क्या, a11। i का मतलब पंक्ति, यहाँ पे पहली पंक्ति, j का मतलब स्तंभ, पहला स्तंभ, यानी कि i की जगह पे 1 और j की जगह पे 1 रख देते हैं। 1 प्लस 2 गुना j की जगह पे भी 1 बराबर 1 प्लस 2 बराबर 3। अगला निकालते हैं a12, तो a12 बराबर क्या हो जाएगा, i की जगह पे 1, यानी पहले सबसे पहला जो मान होगा वो i का, फिर बाद वाले j का। 1 प्लस 2 गुना 2 बराबर 1 प्लस 4 बराबर 5। अगला देखिए a21, i का मान 2, j का मान 1, i का मान 2 और j का मान 1, i की जगह पे 2, j की जगह पे 1, क्या हो गया 2 प्लस 2 बराबर 4। अब अगला a22, i का मान 2, j का मान 2, तो 2 प्लस 2 गुना 2 बराबर 2 प्लस 4 बराबर 6। फिर a31, i का मान 3, j का मान 1, तो 3 प्लस 2 गुना 1 बराबर 3 प्लस 2 बराबर 5। a32, i का मान 3, j का मान 2, 3 प्लस 2 गुना 2 बराबर 3 प्लस 4 बराबर 7। ये सब मान हम लिख लिए, बात समझ आ गया। इन सब मान को उठा के आप भी रख देते हैं। अतः a बराबर 11 12, 11 का मान 3, 12 का मान 5, फिर 21 का 4, फिर 22 का मान 6, 31 का 5, और अगला क्या है a32 कितना है 7। ठीक है, क्वेश्चन था एक ऐसे 3x3 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर i प्लस 2j द्वारा प्रदत्त है। i का मतलब क्या था, पंक्ति, और j का मतलब स्तंभ। तो पहले हम 3/2 अवयव जो है उसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म में हम एक अवयव बना लिए, और फिर उसका मान हम यहाँ से निकाल लिए। यानी कि a11 निकालना था, तो
आई के जगह पे 1 और जे के जगह पे 1, ये 12 निकालना था, आई के जगह पे 1, जे के जगह पे 2। ठीक है, ऐसे करके हम रचना कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 3 गुना 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। देखिए क्वेश्चन देखा है, 3 गुना 3 3/3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी, ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। प्रत्येक प्रविष्टि क्या होगा, 0 होगा या फिर 1 होगा। देखिए ए बराबर 3/3 जो कोटि का जो अवयव है उसको हम पहले लिखते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो 3/3 आप कोटि का अवयव बनाना था, वो अवयव बना लिए, क्योंकि इसमें क्या है 1 2 3, यानी कि क्या हो गया पहली पंक्ति, ये क्या होगी दूसरी पंक्ति, और ये क्या होगी तीसरी पंक्ति। R1 का मतलब पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। ऐसे क्या हो जाएगा, पहली स्तंभ, दूसरा स्तंभ, और ये क्या हो जाएगा तीसरा स्तंभ। बात समझ आ गया। तो यहां से अब हम देखिए जो अवयव तो हम बना लिए, ठीक है, बोला है 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। यानी प्रत्येक प्रविष्टि जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा भी था। ठीक है, प्रत्येक प्रविष्टि क्या होगी, 0 होगी या फिर 1 होगी। प्रत्येक प्रविष्टि जो होगी वो क्या होगी, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। ठीक है, तो ये प्रविष्टि क्या होता है, यानी कि जो अवयव होता है, अवयव के अंदर जो अवयव लिखे होते हैं उसी को हम क्या होते हैं प्रविष्टि। तो जो अवयव होते हैं, यानी कि ये वाला जो प्रविष्टि है इसको लिखने के लिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यानी 0 या बीच में क्या लिखा हुआ है या, यानी 0 भी हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे लिखने के लिए हमारे पास 2 तरीका है। पहला वाला जो अवयव है उसको लिखने के लिए हमारे पास 2 तरीका है, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। बस में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान देना होगा जी, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, प्रत्येक प्रविष्टि, प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1, यानी प्रत्येक का बात क्या है, सबके लिए बात क्या है, सबके लिए बात क्या है, प्रत्येक प्रविष्टि क्या होगा, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो इसे यहाँ पे जब लिखेंगे तो यहाँ पे भी क्या कंडीशन है, 2 कंडीशन, यानी यहाँ पे क्या होगा, या तो 0 लिखेंगे या फिर 1 लिखेंगे। तो इसके लिए 2 कंडीशन है, यहाँ पे या तो 0 लिखेंगे या फिर 1 लिखेंगे। वैसे इसके लिए भी कितनी कंडीशन होगी, 2 ही कंडीशन, क्योंकि बात यहाँ पे क्या किया है प्रत्येक का। वैसे इसके लिए भी 2 कंडीशन, यहाँ भी 2 कंडीशन, यहाँ भी 2 कंडीशन, सब जगह पे क्या होगा 2-2 कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूछा था कुल अवयव की संख्या कितनी होगी, तो कुल अवयव की संख्या बराबर कुल अवयव की संख्या जो होगी वो कुल अवयव की संख्या कितनी होगी, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि यहाँ से 2 कंडीशन, यहाँ से भी 2 कंडीशन, यहाँ से भी 2 कंडीशन, इन सब जगह से 2 कंडीशन लिखेगा। तो 2 को हमें गुना करना है कितने बार, 9 बार, क्योंकि इसमें प्रविष्टि कितनी है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रविष्टि है, तो 9 बार गुना करेंगे, यानी कि 2 का पावर कितना हो जाएगा 9, और 2 का पावर जब 9 आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आता है 527। बात समझ आ गया, यानी कि प्रत्येक प्रविष्टि जो या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, तो ऐसे अवयव की कुल संख्या कितनी होगी 527। बात समझ में आ गया, ठीक है, तो ये था। अब अगले जो कल वाले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अवयव के
प्रकार, अवयव कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अभी इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है।